नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बिहार और भारत, इसके कुछ नदियाँ मैप से करेंगे हम लोग, ऐसे रटा रटाया वाला नहीं। मतलब इस तरह से करेंगे कि एग्ज़ाम में अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस डिस्ट्रिक्ट के बगल से बहती है, तो इस पर भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। आराम आराम से करते चलेंगे। पहले बिहार के दोनों नदियों करेंगे, सारी नदियों करेंगे। उसका से नदी घाटी परियोजनाएं जो बिहार में हैं, इसको मैं करवा दूंगा। उसका से उत्तर भारत की गंगा के सहायक नदियां हैं, गंगा का जो बेसिन है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और अगर फिर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो भारत की कुछ नदियों का मैं बता दूंगा। ओके, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, और बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, ध्यानपूर्वक देखना और शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से, आपको तो पता ही है, ये अपना बिहार राज्य है, ये है। इसमें दो तरफ से नदियाँ आती हैं मूल रूप से। हैं एक कुछ हैं जो हिमालय की तरफ से बहकर आती हैं, ओके, कुछ जो दक्षिण बिहार की तरफ से बहकर आती हैं, जिसमें ऊपर से बह के जो आने वाली नदियाँ हैं, मुख्य रूप से सभी की सभी गंगा की सहायक नदी है, या आपस में भी एक दूसरे की सहायक नदी बन जाती है। मैक्सिमम नदियाँ नेपाल से होकर आती हैं, कुछ यूपी से बहकर भी आती हैं। इसी तरह से इसको ध्यान रखना। सोन नदी सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो नीचे की तरफ से आके मिलती है गंगा में। उसके उद्गम को भी हम लोग देखेंगे ध्यान से। और अगर बिहार के ढलान की बात करें, ये भी पूछ सकता है कि बिहार के मैदान का ढलान किधर है, तो ढलान ऐसी है बिहार के मैदान का, यानी कि जो पश्चिमी बिहार का क्षेत्र है, ये तुलनात्मक रूप से ऊंचाई पर स्थित है पश्चिमी बिहार या पूर्वी बिहार की तुलना में। इसको ऐसे ही ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाइज में आपसे पूछ सकता है ये चीज़। ओके, गंगा जो नदी है, ये लगभग में बिहार को बीचों बीच से डिवाइड करती है, जो बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में डिवाइड करती है। मिट्टी पर हम लोग अगले में बात करेंगे, लेकिन गंगा नदी और बाकी नदियों के कारण भी बिहार के मिट्टी जो है वो मैक्सिमम क्षेत्र में बिहार में जलोढ़ प्रकार की नदियाँ पाई जाती है, जलोढ़ प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदियाँ जो अपने साथ निक्षेप लाती है, हिमालय की नदियाँ, वो सारा गंगा के मैदान में फैला देती हैं, जिससे जलोढ़ मिट्टी बनता है और वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी होती हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं अब गंडक नदी से। गंडक नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो ये नेपाल हिमालय में इसका उद्गम, नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में पहलेजा घाट के पास मिल जाती है। लंबाई है 640 किलोमीटर। कितना बोला मैंने? 640 किलोमीटर। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से बहती है ये। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण के पास ये प्रवेश करती है बिहार में, पश्चिमी चंपारण, इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद से गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली के निकट जाके गंगा जी में अपना पानी विसर्जित कर देती है। ध्यान रखना, सीवान से बिल्कुल भी नहीं लगती है गंडक, सीवान से दूरी पर है ये। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर बीपीएससी को टफ पूछना होगा तो ऐसे पूछ सकता है। ओके, अगली नदी है घाघरा या सरयू जिसको कहा जाता है। मापचाचुंग ग्लेशियर जो है तिब्बत पठार के समीप में है। मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंग हिमनद है, वहीं से ये निकलती है। और यहाँ पर देखो सीवान, सारण के बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है छपरा के समीप में। ओके, सरदा नदी रामपुर के निकट कोरियाली में घाघरा से मिल जाती है। छपरा के निकट गंगा में मिलने से पूर्वी यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। घाघरा नदी, क्लियर हो गया होगा, घाघरा नदी बिहार और यूपी की सीमा भी बनाती है। किलोमीटर में लंबाई 917 किलोमीटर है। बिहार प्रवेश करती है सीवान के पास। घाघरा नदी क्लियर हो गया होगा। अब अगली नदी है कर्मनासा। उद्गम कैमूर पर्वत से होती है इसका। कहाँ से? कैमूर पठार जो है, जो किसका भाग है कैमूर का पठार? तो विंध्य श्रेणी का भाग है। विंध्य श्रेणी का अंत कैमूर के पठार के साथ ही होता है बिहार के रोहतास में, रोहतास और कैमूर के भाग में। ओके, संगम गंगा नदी में चौसा के पास हो जाता है। बक्सर के पास जो चौसा है, वहीं पर कर्मनासा नदी का संगम किस में हो जाता है? तो गंगा नदी में हो जाता है। ओके, अब सोन नदी पर चलते हैं। मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से इसका मतलब ये निकलती है नदी, और इसी जगह से कौन सी नदी निकलती है? इसी जगह से नर्मदा रिवर का भी उद्गम होता है। नर्मदा नदी अमरकंटक श्रेणी है ये।
अचानक कमर, अमरकंटक कहा जाता है इसको। ओके। श्रेणी मध्य प्रदेश में। संगम गंगा नदी पटना के पास, लंबाई 784 किलोमीटर है, बिहार में प्रवेश करती है, रोहतास के समीप से बिहार में प्रवेश कर जाती है। लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर लंबी है ये देखो, पटना के समीप जाके ये कहाँ पर मिल जाती है? तो ये मिल जाती है आपके गंगा नदी में। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसके बगल में? तो इसके बगल के डिस्ट्रिक्ट को याद रखना हो तो प्रभा नाम याद रखना। इसमें कौन कौन सा है? पटना है, उसके बाद से अरवल है, उसके बाद से औरंगाबाद है, और भोजपुर और रोहतास भी आता है, सोन नदी के किनारे स्थित। देखो यहाँ पर अगर सोन नदी को मैं दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर जा रही है, गंगा नदी मिल रही है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यही है सोन नदी। ओके, क्लियर होगा। कहाँ से बह के आती है? तो अमरकंटक की श्रेणी से बह कर आती है। पुनपुन रिवर है अगर अगला, सोन, पुनपुन, और इन्हीं सब गंगा नदियों के मिलने से क्या बन जाता है? पटना एक जल दुर्ग बन जाता है, 3 तरफ से घिर जाता है पटना पानी से। पुनपुन का उद्गम छोटा नागपुर पठार के पलामू से होता है, झारखंड से, और संगम गंगा नदी फतुहा के पास पटना में मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी की अगर हम बात करें, देखो दक्षिणी बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछा जा सकता है आपसे। फल्गु नदी जो है इसका उद्गम निरंजना और मोहना के संगम के पास और गया में होता है, और संगम हो जाता है पुनपुन नदी में इसका। ओके, अगला कौन सा है? किऊल नदी है। किऊल नदी उद्गम तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह, झारखंड का जो गिरिडीह जिला है उसी के पास में इसका उद्गम होता है, और संगम गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय के समीप जो है वो इसका संगम कहाँ पर हो जाता है? गंगा नदी में हो जाता है। ओके, अजय एक नदी है, अजय, उद्गम देवघर झारखंड से होता है, और संगम भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में इसका हो जाता है। ओके, अब चलते हम लोग ऊपर, गंडक तक हमने किया था इधर, अब बूढ़ी गंडक से शुरू करते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गंगा में कौन सी नदी उत्तर से आके मिल रही है, कौन सी दक्षिण से, क्योंकि बीपीएससी ने सवाल पूछा कि निम्न में से कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो उत्तर की तरफ से आके गंगा में मिलती हैं। गंगा का ये दाहिना तट कहलाएगा, गंगा का ये इधर मुंह करके बहते ही है तो ये दाहिना कहलाएगा, और नीचे वाला बायां कहलाएगा। तो ये भी पूछ सकता है दाहिने तट से आके मिलने वाली नदियाँ कौन सी है और बाएं तट से आके मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बूढ़ी गंडक है, उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी से, चौतरवा और बिशमपुर पश्चिमी चंपारण से होता है। संगम गंगा नदी खगड़िया के पास ये मिल जाती है। लंबाई 320 किलोमीटर है इसकी। कितनी है? तो 320 किलोमीटर लंबी है ये बूढ़ी गंडक। क्लियर हो गया होगा। देखो बूढ़ी गंडक का अगर हम देखें कहाँ से बह रही है तो देखो यहाँ से ऐसे बह रही है। ओके, अगले ही है बागमती नदी, उद्गम शिवपुरी श्रेणी हिमालय पर्वत से इसकी उद्गम होती है, और संगम कोसी नदी बादला घाट, लंबाई 589 किलोमीटर इसकी लंबाई है बागमती नदी की। देखो यहाँ से प्रवेश कर रही है बिहार में। ओके, पूर्वी चंपारण से प्रवेश कर रही है। पूर्वी चंपारण के बाद शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उसके बाद से समस्तीपुर, और फिर आगे बेगूसराय, फिर खगड़िया, फिर जाके किस में मिल जाती है? तो कोसी नदी में जाके मिल जाती है ये बागमती रिवर। ओके, अगली नदी है कमला, महाभारत श्रेणी। आगे क्या लिखा हुआ है? सिंघुलिया गढ़ी नेपाल से निकलती है ये, इस चीज़ को नोट कर लेना, किसी भी नदी का उद्गम पूछ सकता है आपसे। और कोसी नदी बदला घाट के पास मिल जाती है, 328 किलोमीटर लंबी है, और मधुबनी में जयनगर के समीप ये बिहार में प्रवेश करती है। जयनगर नेपाल बॉर्डर है, यहीं पर ये बिहार में प्रवेश करती है। ओके, अगली नदी है कोसी। पता ही होगा तो आपको, तो इसके बारे में बिहार का शोक कहलाती है ये। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रास्ता बदल लेती है कभी कभार, और बहुत ही भारी मात्रा में गाद भी लेकर आती है ये। कोसी है उद्गम नेपाल एवं तिब्बत में। संगम गंगा नदी कुर्सेला कटिहार के पास में होता है। बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिला से ये। सुपौल में ही इस पर डगमारा विद्युत परियोजना भी बनाया जा रहा था। ये देखो ऐसे प्रवेश करती है ये, और फिर जाके गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। क्लियर हो गया होगा आपको कोसी नदी के बारे में। अगला है कि कटिहार के पास ये पानी गिराती है, ये चीज़ ध्यान रखना। महानंदा, ये बिहार में सबसे अंतिम रिवर है जो गंगा नदी की सहायक बनती है उत्तर की तरफ से आके,
ऊपर की तरफ से आके संगम बनने वाली अंतिम रिवरों में से एक है। महानंदा नाम है इसका। उद्गम दार्जिलिंग से होता है, ये पश्चिम बंगाल में है ये जगह। संगम गंगा नदी गोदागाड़ी घाट पर और बांग्लादेश में जाके मिलती है। ये कहाँ पर मिलती है? तो बांग्लादेश में जाके मिलती है गंगा नदी में। और बिहार प्रवेश करती है किशनगंज से। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 डिस्ट्रिक्ट में ये बिहार में बहती है। कटिहार के बाद ये बाहर बह जाती है। ओके, अगला है गंगा का क्या दिया हुआ है? उद्गम गंगोत्री से होता है। गंगा नदी के बारे में तो पता ही होगा। गंगोत्री से गोमुख उत्तराखंड, गंगोत्री के गोमुख जो है वहाँ पर इसका उद्गम होता है। संगम बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। बिहार में प्रवेश करती है बक्सर के चौसा के पास और बिहार से बाहर कटिहार के पास निकल जाती है और साहिबगंज झारखंड में कुछ देर के लिए बहती है। बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। कुल 12 जिलों से बहती है गंगा नदी। ओके, गंगा नदी का ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। एक पूरा सारी नदियों के बारे में पूरा का पूरा पता चल गया होगा। किसी भी नदी के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नदी घाटी परियोजना जो बिहार की हैं उनको देख लेते हैं। थोड़ा सा ही है, उसके बाद हम लोग भारत की नदियों पर चल लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। गंडक नदी घाटी परियोजना पर त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और तेऊर नहर बनाया गया है। ओके, सोन नदी घाटी परियोजना है जो सोन नदी पर है। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर निकाला गया है यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं पढ़ा चुका हूँ बिहार के भूगोल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस सोन नहर के पानी, किस नहर से पानी की सिंचाई होता है, और वो पूछा भी गया था 1-2 बार। वैसे इस बार आपको गंगा उद्वह योजना पूछ सकता है। नोट, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कोसी मेची नदी जोड़ो योजना है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा होता है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। अगला है कोसी नदी घाटी परियोजना। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर यहाँ से निकलती है। राजपुर नहर निकाला जाता है। हनुमानगढ़ बांध भी इसी पर बनाया गया है। सिंचित भूमि है बिहार में 43.68 लाख करोड़। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो अरवल जिला जो है ये सबसे ज़्यादा सिंचित जिला है। अरवल जिला सबसे ज़्यादा सिंचित जिलों में से एक है। बिहार की नदी और जलघाटी परियोजना मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। ये कोसी घाट परियोजना ये पूरा में आता है। और ये आपका हो गया गंडक का, ये सोन नदी का हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं कि गंगा की कुछ जो सहायक नदियां हैं। गंगा नदी ध्रुवनीम उस दिन मैंने बताया था कि 10 राज्य आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भी आता है। गंगा नदी बेसिन में गंगा नदी बहती कितने राज्यों से है? तो सीधे तौर पर 5 राज्यों से बहती है, जिसमें उत्तराखंड और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड आता है। लेकिन इसकी द्रोणी जो है, गंगा नदी के बेसिन जो है वो छत्तीसगढ़ को भी शामिल करती है और मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, हरियाणा को भी, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली भी शामिल है इसके द्रोणी में। नदी बेसिन अलग होता है और आपका क्या बोलते हैं कि नदी जो बहती है वो अलग होती है। नदी बेसिन में नदी की सहायक नदी और सहायक की सहायक नदियाँ भी लगभग में शामिल होती हैं, सारी की सारी। तो आपको तो वैसे तो पता ही होगा पूरा का पूरा कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये गंगा नदी बह रही है। ये रामगंगा नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। गोमती है, घाघरा है, गंडक है, ये सब तो हमने देख लिया है ऊपर की। नीचे की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण भी पूछ सकता है आपसे। पूरब पश्चिम और पश्चिम पूरब भी बोल सकता है कि आप इसको क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले देखो, बनास नदी, ये चंबल की सहायक नदी बन जाती है। फिर है आपका चंबल, उसके बाद से काली सिंध है, उसके बाद से पार्वती है, बेतवा है, उसके बाद से केन है, सोन है और रिहंद नदी है। इसको ऐसे ही याद रखना, या इनको तो कम से कम याद रखना ही। ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं। सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इनको ऐसे क्रम में याद रखना। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका ऐसे ही लाइन में याद रखना। ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो हिमालय से निकलने के बाद भी गंगा में बाएं तट से आकर मिलती है। प्रयागराज के समीप इलाहाबाद में मिल जाती है। प्रयागराज बाएं तट से मिलने वाली एकमात्र हिमालय से निकल के आती है नदी जो गंगा में बाएं तट से मिलती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बंदरपूछ से निकलती है यमुना नदी। बाकी दामोदर नदी वगैरह ये सब आपको बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी में अपना जल विसर्जित करती है। अगले पर चलते हैं। भारत की कुछ नदियों में आपको क्रम वाइज लगवा देता हूँ, जिसको आप वैसे ही याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में बोल सकता है कि आप इनको लगाइए नदियों को थोड़ा सा, है ना। देखो, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसको ऐसे ही क्रम में याद रखना है। क्लियर हो गया होगा। अब मिथानकोट्टा पाकिस्तान है, जहाँ पर जाके ये सारी नदियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं। अगले पर चलते हैं, नीचे की तरफ अब चलते हैं। लूनी नदी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसको अंतर्देशीय नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मुहाना जो है वो किसी समुद्र या सागर में जाकर नहीं बनाती है। कच्छ के रण के पास जाके ये मरुस्थल में विलीन हो जाती है। मतलब इसका उद्गम होता है आपका पुष्कर के पास से, अजमेर के पास से, और ये ज़मीन पर ही अपना मुहाना भी बना लेती है। इसलिए इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। ओके, अब हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की नदियों की बात करेंगे। देखो, भारत में अधिकांश नदियाँ जो हैं वो इस तरफ, भारत का ढलान चूँकि इस तरफ है तो इस तरफ अपना पूरब की तरफ अपना पानी विसर्जित करती हैं और इधर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियों की संख्या कम है, पूरब की तरफ गिरने वाली नदियों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। आप उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे ही। ओके, स्वर्णरेखा नदी है यहाँ पर, उसके बाद से ब्रह्मानी है, फिर महानदी की बात आती है। महानदी के बाद प्रमुख नदी है गोदावरी। महानदी आपको पता ही है उड़ीसा की प्रमुख सहायक प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा नदी की बात आती है। कृष्णा के बाद पेन्नार रिवर है। पेन्नार के बाद यहाँ पर अगर प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो कावेरी नदी फिर आ जाता है। बीच में कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, लेकिन कैसे क्रम में लगाना है आपको, ऊपर से नीचे एक बार देखते हैं। सबसे पहले स्वर्णरेखा, फिर ब्रह्मानी, फिर महानदी, उसके बाद से गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर आ जाएगा पेन्नार, फिर कावेरी नदी की बात आ जाएगी। कावेरी नदी कोराइकल तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। ओके, अब गोदावरी जो है वो आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में ही अपना मुहाना बनाती है और महानदी उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। यहाँ तक तो पता चल गया होगा। अब देखते हैं ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना। जो महानदी है ये सिंहवा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। सिंहवा श्रेणी से महानदी नदी निकलती है। ये देखो यहाँ पर जो है उड़ीसा में जो बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। और फिर शिवनाथ, हसदो, मांड और ईव, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तेल, केल और जोंक भी इसकी सहायक नदी है। यह नदी बाढ़ के लिए कुख्यात थी। निचले मार्ग में यह नदी नौगम्य है, मतलब नौका चलाया जा सकता है इसमें। अगला है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है आपकी, ये कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबक सेनी जो नासिक के समीप है वहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में। और इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा और प्रवरा, पेनगंगा, सबरी और वेनगंगा, क्या सब बोला मैंने? इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी और वेनगंगा, ये सभी इसकी सहायक नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये नदी। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यही है प्रायद्वीपीय भारत की। ये प्रायद्वीप का भारत है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। और दक्षिण की गंगा पवित्रता के आधार पर कावेरी को माना जाता है, लंबाई के आधार पर गोदावरी को माना जाता है। अगली कावेरी नदी की ही बात करते हैं। देखो यहाँ पर बहती है। सबसे बड़ी खासियत है कि 12 मासी नदियाँ हैं। कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जो 12 मास पानी इसमें रहता है। बाकी जो होती हैं गोदावरी और ये सब सूख जाती है साल के अधिकांश दिनों में। तो कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी, कुर्ग जिला और कर्नाटक से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है पश्चिमी घाट से। दाहिने तट पर, यानी कि दाहिने ऊपर से मिलने वाली नदियाँ हैं इसमें सहायक नदियाँ लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती जो है ये ऊपर की तरफ से इसमें मिलती है। और बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं हरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कावती। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पर ये अपना पानी विसर्जित कर देती है। इसको 2 मानसून से वर्षा प्राप्त होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी, और उत्तर पूर्वी मानसून जो तमिलनाडु के लिए शीत ऋतु में आता है उससे भी इसको जल प्राप्त होता है। और इस पर एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात, और होगेनकेल जलप्रपात भी है। कितना सारा डेटा मैंने बता दिया है आपको। कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है आंध्र प्रदेश और इन सब जिले राज्यों के लिए। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, महाराष्ट्र से। और उरसंग, तवा, शक्कर, और नहीं इसका ये सब सहायक नदी है नहीं है। कृष्णा का मैं सहायक नदी एक बार फिर से बता देता हूँ। तुंगभद्रा,
डॉन, भीमा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और मूसी इसकी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। तुंगभद्रा, डॉन, भीमा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और मूसी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी ही है। अब अगर पूर्वी घाट की हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी घाट पर जो भी नदी गिरती है, एक आती है आपकी अचानक कमर अमरकंटक से निकल के नर्मदा नदी आती है। कौन सी नदी आती है? तो नर्मदा आती है। अमरकंटक पहाड़ी श्रेणी से निकलती है और ये भ्रंश के सहारे बहती है, जिसके ऊपर विंध्य पर्वत है और नीचे सतपुरा के श्रेणी है। कौन सा मैंने बोला? ऊपर विंध्य है, नीचे सतपुरा के श्रेणी है और ये अपना जल गिरा देती है खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में, गुजरात के समीप। सरदार सरोवर बांध इसी पर बनाया गया है और इसकी सहायक नदी हैं कुछ मैं बता देता हूँ। उरसंग, तवा, शक्कर, हिरन, गंजाल और बंजर ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी आपका नर्मदा रिवर पर ही होता है। बृहंस घाटी में बहती है, मुहाने पर डेल्टा की जगह ज्वार नदमुख बनाती है। उसके अलावा तापी है इसके ठीक नीचे, जो सतपुरा और सतमाला श्रेणी के बीच में बह के यहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। ओके, बाकी जो प्रमुख नदियां हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था ऊपर ही। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तो पता ही होगा आपको, ये यहीं से बहकर आती है और अरुणाचल प्रदेश में खड्ड का निर्माण करके भारत प्रवेश करती है, जहाँ पर इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, इससे सवाल आपका बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करवा दिया। ये सब वो टॉपिक होते हैं ना, जहाँ से अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ के जाते हैं तो आसानी से मैपिंग से 1 से 2 सवाल आपके टकरा जाएंगे और यहाँ से आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपका कम हो सकता है। ओके, जैसा भी लगा हो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच।